विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हिस्ट्री में एक नया चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, द स्टोन एज, पाषाण काल। स्टोन एज, पाषाण काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले 3 कालखंड पढ़ने हमने उसमें। एक पढ़ना है हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमने पढ़ना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं आद्यैतिहासिक काल। और तीसरा हमने पढ़ना हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें, किस किस की, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल, इसमें मेन जो कीवर्ड है याद रखने वाली चीज वो ये है कि इस काल में मनुष्य को लिपि और लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता है। मेन कीवर्ड जो है लिपि और लेखन का ज्ञान नहीं था। लिपि मतलब जैसे कोई भी भाषा होती है उसकी अपनी एक लिपि होती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। और अगर कभी कोई आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है तो ब्राह्मी लिपि है। ये मैं पहले बता चुका हूं, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। अब जब प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो मानव है, ना तो वो लिपि के बारे में जानता है और ना ही वो लेखन कला के बारे में जानता है, यानी अनभिज्ञ है। लिपि और लेखन कला से अनभिज्ञ जब मनुष्य था तो उस काल को हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं या प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो समझ में आ गया। इसका मतलब आदमी, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आदि मानव था। जब क्या था? आदि मानव था, गुफाओं में रहता था, सुंदर सुंदर चित्र बनाता था, कंदमूल फल खाता था, इकट्ठे करता था, शिकार करता था, है ना। कभी कभी हाथी मिलता था शिकार खाने को, कभी कभी चूहा भी नहीं मिलता था। उस समय की बात कर रहे हैं। ध्यान, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। वे वो कालखंड जिसमें लेखन कला के प्रमाण तो प्राप्त होते हैं किंतु वे गूढ़ और अपठनीय है। गूढ़ मतलब बड़े गहरे हैं और अपठनीय मतलब पढ़े नहीं जा सके हैं, है ना। आद्य इतिहास काल की संज्ञा से विहित किए जाते हैं। सिंधु तथा वैदिक सभ्यता इस काल के द्योतक हैं। इसके अंतर्गत वे धातुकालीन सभ्यताएं भी आती हैं जिनके संबंध में लिखित साक्ष्य का अभाव मिलता है। इसको समझो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता किस ऐतिहासिक मतलब किस काल खंड में आती है, किस पीरियड में आती है? तब आंसर होता है आद्य इतिहास में आती है। फिर पूछा वैदिक सभ्यता किस काल में आती है, तो भी आपने प्रोटो हिस्टोरिक बोलना है। यानी 2 चीजें, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता, इन दोनों को हम किस में रखते हैं? आद्य इतिहास में रखते हैं या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं। क्यों रखते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जाते हैं पहले। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई चीजें लिखी हुई मिली हैं पर उसको हम पढ़ ही नहीं सके। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा आपने, कहाँ है? पाकिस्तान में है। इंडस वैली के तट पर है, दाहिने तट पर है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। वहां से एक मोहर मिली। क्या मिली? स्टैंप मिली, जिसपे एक पशुपति शिव की आकृति बनी हुई है, जिसके दाहिनी तरफ 2 अच्छे जानवर हैं। कौन से? हाथी और व्याघ्र। हाथी मतलब एलिफेंट और व्याघ्र मतलब बाघ, है ना। और बाईं तरफ 2 जानवर हैं, गैंडा और भैंसा। नीचे 2 हिरन हैं, ऊपर 6 शब्द लिखे हुए। वो 6 शब्द क्या लिखे हुए वो पता ही नहीं चला। चित्रात्मक प्रकार की लिपि है। ठीक है। ऐसे ही एक दुकान के, जैसे हम लोग फ्लैक्स लगाते हैं ना, अपनी दुकान का नाम लगाते हैं, वैसे ही एक बोर्ड मिला है, वहां मिट्टी का मिला है, जिसपे कुछ लिखा हुआ लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा कालखंड जिसमें लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं किंतु वो गूढ़ और अपठनीय है, तो हम उसको किस में रखते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं, आद्य इतिहास में रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका बेस्ट एग्जांपल है। वैदिक को क्यों रख रहे हैं? वैदिक सभ्यता को, कि वैदिक सभ्यता में भी कुछ ऐसे लेखन सामग्री मिली है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। तो उसको भी हम किस में रख रहे हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रख रहे हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रख रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने कहा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत वो धातुकालीन सभ्यताएं भी आती हैं जिनके संबंध में लिखित साक्ष्य का अभाव मिलता है। मतलब धातुकालीन सभ्यता मतलब धातु से परिचित हो गया मनुष्य, उसके सामान भी मिल रहा है कई प्रकार का, लेकिन क्या है कि लिखित नहीं मिला है, तो उसको भी हम किस में रख रहे हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रख रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अगला ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। साफ साफ पता चल गया। एक समय जब था प्री हिस्टोरिक में वो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, लिपि नहीं जानते थे। प्रोटो हिस्टोरिक में आए तो मतलब लिखावा मिला है पर पढ़ा नहीं जा सका। हिस्टोरिकल का सीधे सीधे अर्थ लगा सकते हैं आप कि लिखावा, लिपि भी मिली है, लिखावा भी मिला है, पढ़ भी लिया।
ठीक है, तो किस में आएगा? ऐतिहासिक काल में। यानी जिस काल में मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण प्राप्त होता है उसे हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा प्रदान करते हैं। और भारतीय संदर्भ में काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। जहां पर भी ईसा पूर्व लिखा होगा वहां पर आपने क्या लिखना? बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। स्मॉल में अगर लिखा है कंफर्म नहीं है डेट, इसका मतलब। कैपिटल बीसी लिखा है इसका मतलब कंफर्म है डेट। किसी भी बुक में, ऑथेंटिक बुक में अगर कैपिटल बीसी लिखा हुआ है इसका मतलब डेट कंफर्म है। जैसे महात्मा बुद्ध की जन्म की अगर जो तिथि है वो कंफर्म है ना। उसको हमने कैंटन, जो चाइना में एक जगह पड़ती है, वहां पर जो कुछ बिंदु लगते हैं थोड़ा आगे पीछे हैं, लेकिन वहां से कंफर्म किया हमने कि महात्मा बुद्ध का जन्म इस समय हुआ था और मृत्यु इस समय हुई थी, तो कैपिटल बीसी लिखते हैं। जहां पे हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कर रहे होंगे हम, तो वहां पे स्मॉल बीसी लिखेंगे। हिंदी में तो ईसा पूर्व भी लिखा जाता है। तो ऐतिहासिक काल कब से? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होता है। इस काल की लिपि पठनीय प्रमाणिक है। इस काल में मानव सभ्यता, कालक्रम की दृष्टि से यह काल मानव सभ्यता का मात्र 0.001%, कितना? 0.001%। इतना समझ में आ गया। और मजा भी तभी आएगा आपको जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आएंगे आप, तो वहीं से आपको पढ़ने में आनंद आएगा। क्योंकि अभी मैंने कहा जितना भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, साक्ष्य मिले हैं, कुछ मिला है, उसको लेके हम क्या कर रहे हैं? कयास लगा रहे हैं, खाली एक अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे अगर ग्रेट बाथ मिल रहा है मोहनजोदड़ो से, तो हम बोल रहे हैं कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त करते होंगे। एक व्यक्ति का सिर मिला है जिसमें उसकी दाढ़ी है, एक शॉल ओढ़े हुए है, उसमें फूल के वो बने इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो हम उसको बोल रहे हैं पुजारी का सिर है। क्या बोल रहे हैं? पुजारी का सिर है। अब एक महिला मिली है मोहनजोदड़ो से ही, ठीक है, वो डांस करते हुए कमर पे हाथ रखे हुए, छोटी सी ब्रॉन्ज कांसे की नर्तकी बोलते हैं उसको, कांसे की डांसिंग गर्ल, है ना। तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं डांसिंग। अब जरूरी थोड़ा कि डांसिंग गर्ल हो, क्या पता कमर पे हाथ रख के किसी की मूर्ति बनाई गई हो, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन अब जो लगाए गए हैं उसी को पढ़ते हुए चलिए फिलहाल। इतना समझ में आ गया? ठीक है। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने 1851 में किया था। डैनियल विल्सन का नाम याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बना है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने बहुत पहले पूछ लिया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड या प्रागैतिहासिक काल का जो शब्द काल शब्द है, इसको प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो डैनियल विल्सन थे। कब किया इन्होंने? 1851 में किया। इस काल के मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था। डॉक्टर एच.डी. संकालिया ने इस काल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के मानव इतिहास को प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। ये अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है, इतिहासकार देते हैं। तो डॉक्टर बहुत बड़े इतिहासकार हुए, डॉक्टर एच.डी. संकालिया, ठीक है, इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है कि लिपि ज्ञान के पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के मानव इतिहास को प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इस काल के सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया जाता है। इस काल को जानने का एकमात्र स्रोत पुरावशेष है, पुराने अवशेष। पुरावशेष मतलब जो अवशेष मिले हैं वो, वहीं से हमें पता चलता है कि भाई ये प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष है। इतना समझ में आ गया? अच्छा जी, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको मैं बांट देता हूं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्या बांट देते हैं? पाषाण काल भी बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल को, पाषाण काल, स्टोन एज भी बोलते हैं। ये 20 लाख वर्ष से लगभग 10,000 वर्ष बीपी तक रहा। 20 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष बीपी तक रहा। इसके 3 पार्ट पढ़ने हैं हमने। पहला है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। अब ये कालखंड क्यों याद करने जरूरी है? कोई भी चीज मिलेगी, कोई भी हथियार, औजार, जो भी चीज मिलेगी, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये तो कालखंड पढ़ने जरूरी होते हैं। कैलेंडर बनाना पड़ता है हमें, है ना, कि मानव पहले भाई मांस भक्षी था, है ना, उसने कृषि करना कब शुरू किया, अभी आगे आएगा और कालखंड भी आएंगे। उसने आग का आविष्कार कब किया, उसने पहिए का आविष्कार कब किया, है ना, कुमार ने चाक पर बर्तन बनाने कब शुरू किए, पहले बर्तन कैसे बनते थे, मिट्टी के बर्तन अगर बने तो पहले सिर्फ हाथ से बनते थे। फिर उन बर्तनों के भी प्रकार पढ़ने हैं आपने, है ना, कि PGW पेंटेड ग्रेवेयर कब बने, है ना, और
नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कब बने, उत्तरी काली मृद भांड जो है, दूसरा मृद भांड, पॉलिशदार मृद भांड, वो कब बने। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तो इन सब कालखंडों में लगाना आपने। सबसे पहला मैंने प्रागैतिहासिक काल का जो कालखंड बताया वो कब है, पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक। दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा हो गया नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। बीपी बोलूंगा मैं यहाँ पे, बीसी नहीं बोलूंगा, बिफोर क्राइस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे बीपी बोला हूं। तो बीपी का मतलब होता है कि वर्तमान से पूर्व, यानी अभी जहां पर हम हैं उससे कितने साल पहले। तो जैसे अगर मैंने पूरा पाषाण काल बोला या पूर्व पाषाण काल बोला या पैलियोलिथिक पीरियड बोला, तो वहां पे आपने याद रखना 20 लाख वर्ष बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट। 20 लाख, आज से 20 लाख साल पहले क्या था, पूरा पाषाण काल था या पूर्व पाषाण काल था। फिर मैं मध्य पाषाण काल में आ रहा हूं, मेसोलिथिक पीरियड। तो आपने बोलना है कि 12,000 वर्ष बीपी, यानी प्रेजेंट से बिफोर प्रेजेंट 12,000 साल पहले चले जाओगे अगर आप, तो कहां पहुंचोगे, मध्य पाषाण काल में या मेसोलिथिक पीरियड में। नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड, 10,000 वर्ष बीपी। अगर 10,000 वर्ष पहले चले गए आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपकी स्टेज में पहुंच जाओगे, नियोलिथिक पीरियड में पहुंच जाओगे। अगर आपके पास टाइम मशीन है तो जा सकते हो। तो कंसेप्ट कई बार सुने होंगे आपने, पिक्चरें देखी होंगी बच्चों वाली, है ना, तो बड़े अच्छे से समझाते हैं अंग्रेज लोग। तो चलो, अब जो पूरा पाषाण काल है, फिर उसके 3 पढ़ने हैं आपने। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 20 लाख वर्ष बीपी है, उसके 3 सब डिविजन करने हैं। एक हो गया निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, ये 20 लाख वर्ष बीपी है। दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, ये 80,000 वर्ष बीपी हो गया, है ना। और फिर उच्च पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड, लगभग 35,000 वर्ष बीपी, आज से 35,000 साल पहले। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, इनमें क्या हुआ है कि जो कोड उपकरण होते हैं उनको याद करना होता है आपको कि क्या क्या मिला है। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है। लिथ जहां पे भी आ रहा, चट्टान से समझ लीजिए, लिथ मतलब पत्थर, पाषाण चट्टान, है ना। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जो मिल रहा है हमें, हस्त कुठार मिल रहा है, हाथ कुल्हाड़ी मिल रही है पत्थर की एक, जिसपे कि कुछ लगा है, लकड़ी का बोल सकते हैं आप, है ना। हस्त कुठार मिला है, खंडक मिला है, विदारणी मिली है। इसको मैं इंग्लिश में बता दूंगा अभी जब इसको डिटेल में करा रहा हूँ। और इसको आपने इंटरनेट पे जाकर खोजना भी है, इनके चित्र देखने हैं आपने कि हमारा पूर्वज किस प्रकार के औजारों और हथियारों का प्रयोग करता है, सारे चित्र हैं। और उससे, और अगर आप ज्यादा अच्छे नजदीकी से देखना चाहते हैं तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, नेशनल म्यूजियम में जाइए दिल्ली में। नेशनल म्यूजियम में ये सब चीजें रखी हुई, क्या रखी हुई है, ये सब, और लिखा हुआ है वहां पे बाकायदा कि ये कौन से काल का है, ये लोअर पैलियोलिथिक का है, ये मिडिल पैलियोलिथिक का है, और ये अपर पैलियोलिथिक का है। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक में मैंने क्या कहा, कोड उपकरण मिलते हैं हमें, हस्तकुठार, खंडक और विदारणी। हस्तकुठार, खंडक और विदारणी पत्थर के बने होते थे। दूसरा, मध्य पुरा पाषाण काल में जब हम जाते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में जाते हैं, 80,000 वर्ष बीपी बिफोर प्रेजेंट जाते हैं, तो वहां पे फलक उपकरण दिखते हैं हमें। क्या दिखते हैं, फलक उपकरण। मनुष्य ने सीख लिया था, 2 पत्थरों को तोड़कर, जैसे 2 पत्थरों को तोड़ोगे तो आप एक फलक निकलेगा, मतलब एक पैना भाग निकलेगा। तो फलक उपकरण जो मिलेंगे वो मध्य पुरा पाषाण काल में निकलेंगे। उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, 35,000 वर्ष बीपी यानी 35,000 बिफोर प्रेजेंट अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको तक्षणी और खुरचनी, तक्षणी और खुरचनी ये मिलेंगी यहाँ पर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा प्रागैतिहासिक काल के बारे में और बता दूं कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में, डेनमार्क में एक शहर पड़ता है कोपेनहेगन। डेनमार्क कहाँ पड़ता है, यूरोप में, तो वहां पर एक शहर है कोपेनहेगन। इसके राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष CJ थॉमसन ने 1816 ईस्वी में पुरावशेषों के वर्गीकरण का त्रियुगीय विभाजन किया, पाषाण काल, ताम्र कांस्य काल और लोह काल, यानी स्टोन एज, कॉपर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। किसने, CJ थॉमसन ने 1816 में पुरावशेषों का वर्गीकरण करके त्रियुगीय मतलब 3 युग में विभाजित किया। और वो 3 युग कौन से थे, स्टोन एज,
कॉपर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। इतना समझ में आ गया। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो हमारा कैलेंडर अलग तरह का होता है, जब हम धर्म पढ़ रहे होते हैं वहां पे हमारा कैलेंडर अलग तरह का होता है। वहां पे हम पढ़ेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही तो पढ़ेंगे ना। यहां पर हमें इसके हिसाब से पढ़ना है। ज्योग्राफी, बॉटनी में हर जगह पर पहला काम यही होना चाहिए कि हम पहले उनके युगों को क्या कर लें, पढ़ लें, और उसके हिसाब से जो विकास की प्रक्रिया उसको लगाएं हम वहां पर। बॉटनी में भी करते हैं हम, जूलॉजी में भी करते हैं, जियोलॉजी में भी करते हैं, ज्योग्राफी में भी करते हैं। हर जगह पे आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलेंडर तैयार करना है। तो हिस्ट्री का कैलेंडर ये तैयार हो रहा है कि सीजे थॉमसन ने क्या कहा, पाषाण काल यानी स्टोन एज, ताम्र कांस्य काल यानी कॉपर ब्रॉन्ज एज, और लौह काल यानी आयरन एज। इतना समझ में आ गया। पाषाण और प्रागैतिहासिक पुरावशेषों में पाषाण उपकरणों की अधिकता के कारण इसे पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा जाता है। परंतु शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं जैसे कास्ट, हड्डी व श्रृंग का भी प्रयोग इसके उत्तर काल में किया गया। शीघ्र नष्ट हो जाने वाली मतलब लकड़ी, कास्ट मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का प्रयोग भी किया, वो खराब हो गई। हड्डी का प्रयोग किया, वो भी क्या हो गई भाई, लगभग खराब हो गई। श्रृंग मतलब सिंग जो होते हैं जानवरों के, उनका भी प्रयोग किया उन्होंने, वो भी खराब हो चुके हैं। ठीक है। इसके आधार पर जॉन लुबाक, जो आगे चलकर लॉर्ड एवेवरी के रूप में जाने गए, उन्होंने अपनी एक पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल को पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल नियोलिथिक में विभाजित किया। यह विभाजन उन्होंने पाषाण उपकरणों के प्रारूप और तकनीकी के आधार पर किया। 1887 में फ्रांस की मास द एजी नामक गुफा के उत्खनन से ऐसे उपकरणों की जानकारी प्राप्त हुई जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की विशेषताएं लिए हुए थे। ऐसे में पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच मध्य पाषाण काल की उपस्थिति स्वीकार की गई और भारत में अब भी यह विभाजन स्वीकार है। तो इतिहासकार क्या कर रहे थे, अपना अपना विभाजन कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट विभाजन जो है मैंने आपको बता दिया कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है। एक अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, अभी तक जितना हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रागैतिहासिक प्रागैतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। प्री हिस्टोरिकल पीरियड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, डैनियल विल्सन ने किया। एक क्वेश्चन क्या बना, याद ही करना है आपने, है ना। आपके पास जब क्वेश्चन बनेगा 4 ऑप्शन होंगे वहां पर, है ना। एमसीक्यूज में आते हैं पेपर, 4 आपके सर्किल होंगे, उनमें से एक जो राइट आंसर होगा उसको आपने क्या करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है। जेसीबी लेके खोदना नहीं है, या सब्बल और कुदाल लेकर खोदना नहीं है, बैठ के पढ़ना है और याद करना है आपने। तो प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, डैनियल विल्सन ने। ऐसे याद नहीं होगा, मल्टीपल रिवीजन, कई बार डैनियल विल्सन प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति, है ना। या प्री हिस्टोरिक शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन, डैनियल विल्सन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को किस इतिहास कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है, तो आद्य इतिहास। आद्य इतिहास मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तीसरा पूछेगा, सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य किसने और कब प्रारंभ किए, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 में। ये उत्तराखंड पीसीएस का भी क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है और आईएएस का भी क्वेश्चन है। तीनों जगह पूछा जा चुका है। पहले आईएएस में आया, फिर यूपी पीसीएस में आया और फिर बाद में जाकर कहां पर आया, उत्तराखंड पीसीएस में आया। क्या पूछा मैंने, सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य किसने और कब प्रारंभ किया, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किया 1863 ईस्वी में। याद हो गया, लगता है ऐसा याद हो गया, होता नहीं है ना। थोड़ी देर में अभी एक और सब्जेक्ट चलेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछूंगा कौन, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट जी गायब हो चुके होंगे, इसलिए दिमाग में घुमाते रहिए उसको। रॉबर्ट ब्रूसफूट, भारत में पहली बार पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान मतलब रिसर्च, अनुसंधान मतलब रिसर्च करने वाले जो थे वो कौन थे। ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स ये किताब किसने लिखी है, तो जॉन लुबाक ने लिखी है, जॉन लुबाक। इन्हीं का अगला नाम जो है वो क्या है, लॉर्ड एवेवरी। लॉर्ड एवेवरी के नाम से किस इतिहासकार को जाना जाता है, जॉन लुबाक को, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, द प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में उन्होंने पाषाण काल को कितने भागों में बांटा, उन्होंने 2 भागों में बांटा, पुरा पाषाण और नव पाषाण। तो मध्य पाषाण क्यों आया, मध्य पाषाण इसलिए आया क्योंकि 1887 में फ्रांस में एक गुफा थी जिसका नाम था मास द एजी, मास द एजी। वहां पर एक ऐसे उपकरण प्राप्त हो गए जो पुरा पाषाण काल की विशेषता लिए हुए भी थे, यानी
क्या पैलियोलिथिक पीरियड की विशेषताएं भी लिए हुए थे और नियोलिथिक पीरियड की विशेषताएं लिए हुए भी थे। इसका मतलब मध्य में कोई काल आया है, इसलिए मीजोलिथिक रखना पड़ा। इसीलिए कालखंड जब हमने विभाजित किया तो एक मीजोलिथिक भी रख दिया बीच में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब आ रहे हैं हम पूरा पाषाण काल में। ये 20 लाख वर्ष बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, 20 लाख साल पहले अगर आप टाइम मशीन से पहुंच गए तो आप पूरा पाषाण काल में यानी पैलियोलिथिक पीरियड में पहुंचोगे। अब वहां क्या क्या देखने को मिलेगा, अपने आप को लेकर जाओ वहां पर। क्या करो, इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अभी हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को सभ्य मानव ना समझे, अपने आप को वहीं पर लेकर जाए। ये मानना है कि टाइम मशीन से आपको कहां पहुंचा दिया गया है, पूरा पाषाण काल में। फिर जब मैं मध्य पाषाण पढ़ाऊंगा तो आपने वहां पर लेके जाना अपने आप को। फिर जब नव पाषाण काल में ले जाऊंगा तो, है ना, कभी बुद्ध भी आएंगे तो बुद्ध बनकर पढ़ना है उसको, कभी महावीर स्वामी आएंगे तो खुद जैन बनना है आपने। जैन बनना मतलब अपने आप को समझना है कि मैं ही उस समय का ही हूं, और फिर एनालिसिस करना है आपने कि उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कहां पर सही है कहां पर गलत है। ठीक है। फिर मिडिवल भी आएगा तो आपने ये मान के चलना है कि आपने भी तलवार लगा रखी है अपने इसमें मयान में। ठीक। फिर मिडिवल आएगा, है ना, कुछ लुटेरे आएंगे देश को लूटने, उनके प्रति आपने वैसे ही भाव रखना है, ये मान के चलना है कि बस आक्रमण हो चुका है, समझ में आए। फिर अंग्रेज आएंगे, वो इस प्रकार लूटेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सम्मान भी करोगे लूटोगे भी, है ना, वो आपको अपमानित भी करेंगे, वैसे लेके चलना है। फिर आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे एक दिन, उसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम वहाँ पर। और फिर आज़ादी के बाद का भारत भी पढ़ना है कि हुआ क्या था। तो आप तो नहीं रहे होंगे उस समय आज़ादी के बाद के भारत में शुरू में, और वर्तमान में हो तो वर्तमान में जो भी आपको दिख रहा है वो उसी समय का बोया हुआ है। इस समय का आज़ादी के बाद क्या नीतियां थी, है ना, और किस प्रकार से लोगों ने कार्य किया अपने देश के लिए, तो उसी हिसाब से हमारा देश वहां तक पहुंचा है ना। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में पहुंच गए, 20 लाख वर्ष पहले पहुंच गए आप लोग, बिफोर प्रेजेंट पहुंच गए। तो भारत की पूर्व या पूरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक पीरियड सभ्यता का प्रारंभ आज से 20 लाख वर्ष पहले यानी प्लिस्टोसीन युग, जिसे हिमकाल भी कहा जाता, से हुआ। ज्योग्राफिकल अगर कैलेंडर आप देखेंगे तो प्लिस्टोसीन युग है। कौन सा? प्लिस्टोसीन युग है। ज्योग्राफी में भी एक कैलेंडर तैयार करना हमने अभी पढ़ना है पूरा। तो दरअसल प्लिस्टोसीन युग में पूरा पाषाण युग या पैलियोलिथिक पीरियड शुरू हो चुका है। प्लिस्टोसीन युग को हम हिमकाल भी बोलते हैं, आइस एज भी बोलते हैं। मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर एक दीर्घ अवधि तक का जीवन इसी कालखंड के अंतर्गत व्यतीत किया। इस काल में मानव का जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में था। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, आप ये सोचते होंगे कि पूरी दुनिया में बस हम जैसे ही लोग हैं और स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, पिज्जा खाते हैं। नहीं भाई, अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर उस समय से लेकर आज तक मनुष्य उसी तरह से जीता चला आ रहा है ना। तो विश्व में ऐसी जगह कहाँ है? तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने देश में अंडमान निकोबार चले जाओ। अंडमान निकोबार अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेंगी? कुछ जनजातियां दिखेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मना किया है, उनके इलाके में नहीं जा सकते आप, पर आपको दूर से देखने पर, अगर आप दूरबीन से अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार के आदि मानव आज भी दिखेंगे, जो कि स्टोन एज से लेकर अब तक अपनी सभ्यता को बचाए हुए हैं। अगर आप उनके संपर्क में आ गए तो उनका प्रजातीय विनाश हो सकता है। कारण यह है कि उन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम में अगर आप उनके संपर्क में आ गए और अगर आपको इन्फ्लुएंजा है, जुकाम है, और अगर आप उसके आगे छींक दिए तो हो सकता है कि प्रजाति नष्ट हो जाए। क्या हो जाए? समझ में आ रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादा दूर मत जाइए, उत्तराखंड में ही आ जाइए। राजी जनजाति निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति हमारे राज्य में वो कौन सी है? राजी है। छुपा हुआ व्यापार करती है वो, मतलब वो मनुष्यों के सामने नहीं आती है, आपके सामने नहीं आएगी राजी जनजाति के लोग। उन्हें कोई चीज चाहिए होगी तो रात को क्या करेंगे, जो वुड प्रोडक्ट्स होंगे अपने बनाए हुए वो सड़क पर रख देंगे। स्थानीय दुकानदार समझ जाएंगे कि इन्हें क्या चाहिए, तो जैसे कोई चीज नमक है या कोई चीज है वो उस पर रख देंगे उसके ऊपर। तो लाला जी भी क्या करेंगे कि रात को सामान उठाकर लाएंगे जो उनके बनाए हुए होंगे। शहद होगा, कुछ अन्य चीजें होंगी, है ना, गोंद के लड्डू खाते हैं आप, कुछ ना कुछ होगा ऐसा, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, वहां पे रख देंगे। लाला जी वहां पे
वो सामान रख देंगे, नमक हो गया या कोई कपड़ा हो गया, कोई चीज है वहां पे रख देंगे और उनके सामने नहीं आएंगे। तो वो भी अपनी सभ्यता पता नहीं कब से क्या किए हुए हैं। मगर अंडमान निकोबार के बारे में मैं कह सकता हूं कि जारवा हो गया, सेंटलीज हो गया, ये जो जनजातियां हैं ये स्टोन एज से लेके अब तक इन पे कोई टीके नहीं लगते हैं, ना डीपीटी ना बीसीजी, ना इन पर वैक्सीन लगी आपकी कोरोना वैक्सीन, कोई नहीं लगी। कौन सी थी वो वैक्सीन? कोविशील्ड थी, एक और थी कौन सी, कोवैक्सीन, जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, है ना। तो ये भी नहीं लगी उन पे। ऐसे ही अफ्रीका में चले जाओ तो वहां तो जगह जगह दिख जाएंगी आपको ऐसी जनजाति। कहीं आपको ऐसे दिखेंगे कि वो लंगूर खा रहे हैं, कहीं पर ऐसे दिखेंगी आपको जनजाति, खासकर कहाँ पर, ये कॉन्गो बेसिन में, जो कि क्या कर रही होगी कि दीमक के जो घोंसला होता है उस पर एक डंडी लेके उस पर थूक लगा के ऐसे दीमक निकाल रही होगी और ऐसे करके खा रही है। आप कहोगे क्या है यार ये अजीब से, है ना। लेकिन उनकी वो मैंने कहा कि उन्होंने अपनी सभ्यता को तब से लेके चल रहे हैं, समझ में आ गया। भारत में भी कई ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर मनुष्य अभी भी बहुत क्या उस तरह का जीवन जी रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं अखबार क्या होता है, टीवी क्या होता है, ट्रंप ने क्या कर दिया, ये अन्य चीजें जो भी घटित हो रहा है, अखबार कुछ नहीं पता उसे। समझ में आ रहा है। अति अति दुर्गम क्षेत्र जो है, अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए आप, कई जनजातियां मिलेंगी आपको ऐसे। नेपाल में चले जाइए, नेपाल में मिलेंगी, जैसे राजी जनजाति हमारे यहाँ नेपाल में भी ऐसी। तो मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर एक दीर्घ अवधि तक का जीवन इसी कालखंड के अंतर्गत व्यतीत करता रहा। इस काल में मानव का जीवन आखेटक यानी शिकारी, आखेटक मतलब शिकार करने वाला, और खाद्य संग्राहक मतलब जो खाद्य को संग्रह करता है, यानी भोजन को संग्रह करता है, खाद्य संग्राहक के रूप में था। मानव पत्थर निर्मित औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर निर्मित औजारों की दो प्रमुख तकनीकी थी, एक थी कलेक्टानी तकनीक जो कि इंग्लैंड में पाई गई है, इंग्लैंड से मिली हमें कलेक्टानी तकनीक, और दूसरी है लवालबाई तकनीक, ये पेरिस से प्राप्त हुई है। मतलब कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि पेरिस से कि लवालबाई तकनीक का प्रयोग करते थे वहां के आदि मानव, और इंग्लैंड के जो आदि मानव थे वो कलेक्टानी तकनीक का प्रयोग करते थे। इतना समझ में आ गया। तो औजारों की दो प्रमुख तकनीक कौन सी हो गई, कलेक्टानी और लवालबाई। अब ये समझ लीजिए कि ये शब्द आपने अपने जन्म लेने से लेकर अब तक नहीं सुने होंगे, और आपको एक कठिन लग गया शब्द, और आपने कहा छोड़ो मैं कहाँ याद करना है इसे, तो समझ लीजिए कि आप कंपटीशन से बाहर हो गए। क्या हो गए? यहीं पर आप मान के चलना कि अगर आपने इसको लर्न नहीं किया तो आप कंपटीशन से बाहर आगे हो गए, क्योंकि आने वाले समय में किसी ना किसी पेपर में, अच्छे पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? कि पत्थर निर्मित औजारों की दो प्रमुख टेक्निक्स कौन सी थी। तो इंग्लिश में लिखा होगा वहां पर कलेक्टानी, हिंदी में भी लिखा होगा कलेक्टानी तकनीक इंग्लैंड, और दूसरी कौन सी होगी, लवालबाई तकनीक पेरिस। समझ में आ गया? ठीक। पुराविदों, पुराविद मतलब जो पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं। पुराविदों ने पुरा पाषाण काल यानी पैलेलिथिक पीरियड के अधिक लंबे समय तक के विस्तार को देखते हुए उपकरणों की विभिन्नता, जलवायु और प्राणी समूह में परिवर्तन के आधार पर इसे विभाजित करने का विचार रखा। सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में लारतेत ने इन सभी को आधार बनाकर पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। पुरा पाषाण काल को क्या किया? 3 भागों में विभाजित किया। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करने की जरूरत क्या पड़ रही? आप पढ़ रहे हो यार कि पैलेलिथिक पीरियड 20 लाख वर्ष बीपी, और मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं आप 12,000 वर्ष बीपी, यानी 20 लाख, आज से 20 लाख वर्ष पहले से लेकर और आज से 12,000 वर्ष पहले तक क्या चला? पूरा पाषाण काल चला, यानी पैलेलिथिक पीरियड चला। इतने लंबे पीरियड को क्या एक ही कालखंड में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, इसलिए हमने उसको 3 कालखंडों में क्या कर दिया? हमने नहीं किया, लारतेत महोदय ने किया। किसने किया? 1870 में लारतेत ने कहा कि ये बहुत लंबा समय हो गया भाई, 20 लाख बीपी से 12,000 बीपी, 12,000 से पहले तक, बिफोर प्रेजेंट तक, इतने लंबे कालखंड को 3 कालखंडों में और विभाजित करते हैं, सब डिवीजन करते हैं इसका। तो पहला हुआ निम्न पुरा पाषाण काल यानी लोअर पैलेलिथिक, दूसरा हुआ मिडिल पैलेलिथिक, और तीसरा हुआ अपर पैलेलिथिक। और किसके आधार पर? वो जो आपको औजार मिले उनके आधार पर क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। किसमें किया? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, लोअर, मिडिल, अपर।
लोअर, मिडिल, अपर। अब पढ़ना है हमने लोअर पैलेलिथिक पीरियड के बारे में। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ा जाता है? पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, सिखा रहा हूं कैसे पढ़ते हैं। निम्न पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष बीपी, 20 लाख वर्ष बीपी। इस काल में अधिकांश भाग हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ। इस काल में मानव जीवन असभ्य, बर्बर, अस्थिर, प्रकृति पर आश्रित था। कैसा था? मनुष्य असभ्य था, बर्बर था। बर्बर मतलब आपने शिकार किया, बगल वाले ने आप पे एक पत्थर का औजार घुसाकर आपकी क्या कर दी? हत्या कर दी, और खुद शिकार को क्या, ये था। अस्थिर था और प्रकृति पर आधारित था। मानव के औजार पत्थरों से निर्मित थे जो बेडोल होते थे। शिकार ही जीविका का मुख्य साधन था। वह शिकार किए गए पशुओं के कच्चे मांस और कंद फल आदि का उपभोग करते थे। इस काल में मानव आवास एवं वस्त्र से अपरिचित था। यानी ना तो घर थे ना वस्त्र थे, यानी नग्न रहता था मनुष्य। अब कच्चा मांस खाता था। क्या खाता था? कच्चा मांस खाता था। इसीलिए ये जो जबड़े दिख रहे हैं आपको, बोलते हैं ना आप, बड़ी कठोर हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है जौ की। ऐसे ही नहीं बने जबड़े। धीरे धीरे जब क्या हुआ, कृषि आई, तो जबड़ों का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, आकार, वो घटने लगा। आज हमारे जबड़े उतने मजबूत नहीं है। एक जमाने में हमारे पूर्वज के जबड़े ऐसे रहे होंगे जिसने हड्डियों को तोड़कर भी उसकी अस्थि मज्जा को भी कच्चा खाया होगा। आप नहीं खा सकते। कई लोग तो, जो मांसाहारी लोग हैं, वो चिकन की भी हड्डियां, बॉइल्ड चिकन की भी हड्डियां अलग से रखते हैं, खा ही नहीं पाते हो। और जो खाने वाले होते हैं वो उनको बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं, बताओ ये भी नहीं चबा पा रहे की। तो हमारा पूर्वज कैसा रहा होगा जिसने कच्चा मांस खाया होगा। और सुंदरता के पैमाने भी यही थे। प्रकृति मतलब ब्रेन, मतलब हमारे अंदर जो फीड है ना, उस चीज में जॉ लाइन देखी जाती है आज भी। क्या देखी जाती है? जॉ लाइन। किसकी जॉ लाइन कैसी है? जॉ लाइन अच्छी है मतलब अच्छा शिकारी है ये मेल जो है। ये फीमेल की आंखों, मस्तिष्क में होगा ये फीड। क्या होगा कि जॉ लाइन अच्छी है, इसका मतलब ये अच्छा शिकारी है। अब शिकार की परंपरा चलेगी। अब तो धीरे धीरे, पहले घर में खाते थे, अब पैकेट फूड आने लग गए। जॉ लाइन तो कहां से होनी, बहुत सॉफ्ट चीजें खाने लग गए। तो लेकिन मैंने कहा आज भी सुंदरता के पैमाने वही है, जॉ लाइन देखी जाती है, वो अट्रैक्ट करती है। वो आज से 20 लाख वर्ष पूर्व भी किसी फीमेल को अट्रैक्ट करती थी कि ये अच्छा शिकारी है, ये अच्छा शिकार करेगा। और इसके साथ क्या, लालन पालन, खाद्य संग्रह का कार्य महिलाओं ने किया। स्त्री जो थी, फीमेल रही होगी, उनको प्रकृति ने क्या क्या दिया? क्या दिया भाई? खाद्य संग्रह, मतलब बचाने की प्रवृत्ति दी। क्या दी? और पुरुष के अंदर प्रवृत्ति दी कि कितना खा सकता है। इसीलिए जो पेट आता है ना, इतनी आवश्यकता नहीं होती है। पर आपके सामने आज भी जब अच्छा भोजन आता है तो आप क्या करते हो? आलू के पराठे बने हैं तो 2 और खा लेते हैं। ये प्रकृति है आपके अंदर, जबकि आपको पता है कि आपके भंडार भरे हुए हैं, कल फिर मिल सकते हैं, आपको तीनों टाइम मिल सकते हैं। पर वो तब से फीड है कि पता नहीं आज हाथी मिला है, कल पता नहीं चूहा मिले ना मिले, इसलिए खा लो। ये पुरुष की प्रवृत्ति है, उसके जेनेटिक, मतलब उसको कोड में फीड है। इसीलिए उसकी क्या आता है? पेट आता है। अधिक से अधिक जल पानी ग्रहण करने की, वो आज पानी मिल गया, पता नहीं अब कब मिलेगा, इसलिए क्या करो? पी लो, अधिक से अधिक पी लो। महिला के अंदर क्या था? जो स्त्री थी उसके अंदर प्रकृति ने क्या दिया? क्योंकि उसके शिशु थे, उसको पता था कि आज मैं इसको खिला रही हूं, कल पता नहीं इसके लिए होना, इसलिए वो क्या करती थी? उसको बचाती थी। इसलिए बचत की जो जितनी भी बचत बैंक योजनाएं हैं, महिलाओं के कारण चल रही है। पुरुष की आज भी अगर प्रवृत्ति देखें तो वो तो शनिवार को ही उड़ा दे सब कुछ, है ना। यूरोप में यहाँ तो नहीं है प्रचलन, बट सैटरडे नाइट का प्रचलन जो है वो कहाँ है? यूरोप में। कमाते हैं, सैटरडे नाइट सब उड़ा देते हैं, ठीक है। वो ध्यान नहीं रखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। तो यहाँ पर भी भारतवर्ष में भी जो बचत की प्रवृत्ति है वो महिलाओं के कारण। तो समझ में आया? कुछ चीजें महिलाओं के कारण ही जीवित हैं इस देश में। एक धर्म हो गया, एक बचत की प्रवृत्ति हो गई, अन्य समय समय पर बताता रहूंगा कौन सी, ठीक है। तो वही समझ में आ गया। कच्चा मांस खाता था, कंदमूल फल खाता था, इनका उपभोग करता था।
इस काल में मानव आवास और वस्त्र से अपरिचित था, ना तो आवास था ना वस्त्र थे। कालांतर में मानव अग्नि से परिचित हुआ। किससे? दुनिया में 3 आविष्कार मानता हूं मैं। एक मानता हूं आग का, दूसरा मानता हूं पहिए का, जो मतलब युगांतरकारी घटनाएं थी जिन्होंने युग को चेंज कर दिया, और तीसरा मेरा मानना है ये जो कंप्यूटर और मोबाइल है। तीसरा आविष्कार आने वाले समय में हो सकता है इतिहासकार बताएंगे कि मोबाइल और कंप्यूटर ने क्या कर दिया, मनुष्य की सारी जरूरतों, अन्य चीजों, सबको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आग का आविष्कार हुआ, आग से परिचित हुआ, किंतु वह उसके उपभोग से अनभिज्ञ था। हिंसक जीवों के रक्षार्थ उसने पाषाण गुफाओं, नदियों के किनारे को आवास बनाया। पत्थर की गुफाओं को अपना आवास बनाया, नदियों के किनारे अपना आवास बनाया। इतना तो समझ में आ गया था उसके कि पानी की जरूरत पड़ेगी। आज भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं कहां रहती हैं? नदियों के किनारे मिलती हैं। किसके किनारे मिलती हैं? क्योंकि जल की आवश्यकता होती है। किसकी? जल की आवश्यकता होती है। जितनी भी बड़ी राजधानियां होंगी देशों की, वो किसी ना किसी नदी के किनारे होगी, क्योंकि जलापूर्ति जो होगी वो किससे होगी? नदी के मीठे पानी से होगी, है ना। चलो जी, हिंसक जीवों के रक्षार्थ मैंने बता दिया, पाषाण गुफाओं और नदियों के किनारे को आवास बनाया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त इस काल के उपकरणों के आधार पर फिर इसे 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो पहली है चापर चापिंग पेबल संस्कृति। चापर चापिंग, अरे चॉपिंग बोर्ड सुना है आपने, आज भी यूज करते हो। हाँ, तो हमारा पूर्वज भी करता था। चॉपर चापिंग पेबल संस्कृति। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। चापर उपकरण के एक ओर धार होती थी, जबकि चापिंग उपकरण के दोनों ओर धार होती थी। पत्थर, 2 गोल पत्थर हैं, उनको आपस में क्या किया, तोड़ा, तो धार निकलती, एक के तो एक तरफ निकलती थी, एक के दोनों तरफ क्या निकलती थी, धार निकलती थी, जिससे किसी चीज को काटा जा सकता था। अब भाई आपके पाठल जैसे नहीं थे, लेकिन पत्थर के थे, काटने में प्रयोग करता था वो। पेबुल वटिकाश्म उपकरण चिकने, सपाट और गोल मटोल होते थे। तो अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी या जो पीसीएस वाले क्वेश्चन बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे? चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति ये कहां से प्राप्त हुई है भारत में? सबसे पहले तो इसके उपकरण जो मिले पंजाब की सोहन घाटी। कौन सा वाला पंजाब? वो जो विभाजन में चला गया हमारे हाथ से, पाकिस्तान वाला पंजाब। वहां पर एक सोहन नदी है, उस नदी घाटी में मिले हैं ये इस तरह के उपकरण, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोहन संस्कृति भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। और चापर समझ गए, चापिंग समझ गए। साथ साथ आपके पास दिव्यास्त्र है, मोबाइल है, उस पर तुरंत चॉपर चापिंग पेबल संस्कृति के उपकरण देख लो, मिल गए। अब तो औरों को भी दिखा दो भाई, उसको ग्रुप में डाल दो, तुरंत पता चल जाएगा कैसे कैसे थे। दूसरा हो गया हेंडेक्स और एशुलियन संस्कृति। हेंडेक्स और एशुलियन संस्कृति, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट वदमदुरै और अतीरपक्कम से प्राप्त होते हैं। इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के अन्य उपकरणों में क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं, जो आमतौर पर चकमक पत्थर से बनाए जाते थे। ये छोटे छोटे पॉइंट पूछता है, वो बोलेगा हेंडेक्स और एशुलियन संस्कृति में जो क्लीवर और स्क्रैपर बने हैं वो किन पत्थरों से बनते थे? आंसर चकमक पत्थरों से बनते थे। किन पत्थरों से? चकमक पत्थरों से बनते हैं। कहां से मिली है ये संस्कृति? इस संस्कृति को उपकरण सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? मद्रास के निकट वदमदुरै और अतीरपक्कम, इन दोनों नामों को याद करना पड़ेगा, आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं। अतीरपक्कम से किस प्रकार की उपकरण प्राप्त हुए हैं? आंसर हेंडेक्स और एशुलियन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। क्लियर हो गया? पेबुल और हेंडेक्स संस्कृति के उपकरण देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। सोहन जो है वो सिंधु की एक सहायक नदी है। सोहन नदी अगर पाकिस्तान, पंजाब वाले पाकिस्तान में मैं जाऊं तो सोहन नदी क्या है? सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी है। इस नदी घाटी में विभिन्न हिमकालों में निर्मित 5 वेदिकाएं यानी टेरेस प्राप्त होते हैं। इस घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हेंडेक्स को एचडी संकालिया ने प्राप्त किया था। यहां से क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित चॉपर चापिंग पेबल और हेंडेक्स उपकरण प्राप्त होते हैं। सोहन घाटी निम्न पुरापाषाण युग का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1928 में डीएन वाडिया ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। इसी कारण इनको सोहन घाटी का पितामह की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है।
DN वाडिया जी, वाडिया इंस्टीट्यूट है आपका, जनरल महादेव सिंह रोड, कहाँ? देहरादून में, जियोलॉजी के हैं वैसे वो, ठीक है। 1928 में DN वाडिया ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। सोहन घाटी का पितामह किसे कहा जाता है? DN वाडिया जी को कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, सोहन घाटी का पितामह DN वाडिया, ठीक है। साथ में पूछेगा सोहन घाटी में जो चॉपर, चापिंग, पेबल और हैंडेक्स उपकरण प्राप्त हुए वो किस पत्थर से बने हुए थे? आपने बोल रहा है वो क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। जबकि हैंडेक्स और एशुलियन संस्कृति के उपकरण किसके बने हुए थे? चकमक पत्थर के बने हुए थे। यही तो ध्यान रखना है। अब ये ध्यान आपने रखना है, मैंने तो बता दिया। अब ये लंबे समय तक ध्यान रखना है। कब तक? जब तक आपके पेपर नहीं हो जाता। वो 2 घंटे तय करेंगे कितना याद था आपको, ठीक है। 1932 ईस्वी में पुनः वाडिया ने पिंडी घेप के निकट ढोक पठार में से विकसित सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए। सोहन घाटी की सबसे महत्वपूर्ण अभियान डी टेरा के निर्देशन में 1935 में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। इस दल ने कश्मीर घाटी के सॉल्ट रेंज पाकिस्तान तक विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। कश्मीर घाटी से और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान तक के क्षेत्र का क्या किया? सर्वेक्षण किया। सेंधा नमक खाते हो? यहीं से आता सॉल्ट रेंज से। पाकिस्तान का नमक खाते हो आप, सेंधा नमक, समझ में आया? सॉल्ट रेंज। सोहन घाटी के अन्य स्थलों में चौंतरा, मलकपुर, कलार और चौमुख आदि प्रमुख हैं। यहाँ के प्राक सोहन संस्कृति के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अब क्या है कि बार बार अपने आप को फिर एनालिसिस करना है कि मैंने कितना पढ़ा। अब वो कैसे पता चलेगा? या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो ऐसे पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन आपने क्या करना है, अपने आप से पूछने हैं। जैसे कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो KG थॉमसन ने किया था। किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कोपनहेग संग्रहालय की सामग्री के पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किसने किया? KG थॉमसन ने किया। दूसरा पूछेगा किसने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया था? तो सर जॉन लुब्बाक ने किया था। किसने किया था? सर जॉन लुब्बाक। भारत में प्रागैतिहासिक काल का मुख्यालय कहां पर है? नागपुर में। प्रागैतिहासिक या प्राग इतिहास का मुख्यालय कहां पर है? नागपुर में। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। नीरी का भी हेडक्वार्टर है। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा कि नीरी का हेडक्वार्टर कहां है? नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च। अब नागपुर में जो जो मिलता है उसको याद करके रख लो। नागपुर के संतरे भी बड़े फेमस हैं और आरएसएस का मुख्यालय भी है मेरे ख्याल से नागपुर में है। आरएसएस का स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी नागपुर में है। तो जो जो चीजें नागपुर में है उन चीजों को एक तरफ कर लो यार, ठीक है। तो भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है? आंसर नागपुर में है। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, 1961 में हुआ था। पुरापाषाण काल का विभाजन निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में किसने किया? तो लाड़तेत ने किया, 1870 में किया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी किस युग में और कहां दृष्टव्य होती है? तो उच्च पुरापाषाण काल में। कहां पर? उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका। कहां पर? भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका एक जगह पड़ती है। वहां पर गुफाएं हैं, उन गुफाओं पे सुंदर सुंदर चित्र हैं और वो कब के हैं? उच्च पुरापाषाण काल के। कब के हैं? और यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है। यूनेस्को ने कहा है कि ये खाली भारत की विरासत नहीं है या मध्य प्रदेश की विरासत नहीं है, ये पूरे विश्व की विरासत है। क्योंकि वो उस आदि मानव ने जो चित्र बनाए वो किसी एक स्टेट और किसी एक देश की विरासत नहीं हो सकती, वो क्या है? पूरे विश्व की। तो जो फॉरेनर आता है आपका वो भीमबेटका जाता है, वो आपका चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिर देखने जाता है खजुराहो में, वो आगरा में ताजमहल देखने जाता है। आगरा को कुछ ज्यादा ही वो कर दिया गया ताजमहल को, है ना।
अब धीरे धीरे रानी की बाव देखने भी जाने लग गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया गुजरात में रानी की बाव। ठीक है, वो तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर को देखने जाता है। कहाँ? तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर को जाता है देखने। वो एलोरा के कैलाश मंदिर को देखने जाता है, रॉक कट टेम्पल, बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल को देखने आता है। वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर को देखने भी जाता है। कहाँ? देवगढ़ के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वो सांची का स्तूप देखने जाता है, वो सारनाथ का स्तूप देखने जाता है। ठीक, तो भीमबेटका समझ में आ गया। यूनेस्को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है? यूनेस्को करता है। जो भी उसको लगेगा कि विश्व विरासत सूची में इसका नाम शामिल होना चाहिए, तो उसकी एक इंपॉर्टेंस समझकर वो उसको क्या करता है? विश्व विरासत सूची में। तो भीमबेटका रायसेन जिला, मध्य प्रदेश, उच्च पुरापाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियां कहां से ली गई हैं? ये फ्रांस से ली गई है। कहां से? भारत में सर्वप्रथम किसने पाषाणकालीन अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन भी है, लोअर में भी आया, आईएएस में भी आया, उत्तराखंड में भी आया। रॉबर्ट ब्रूसफुट। कितना समझ में आ गया? ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मानव के उद्भव और क्रमिक विकास के बारे में बता दूं थोड़ा सा, कि जीवों का जो क्रमिक विकास विभिन्न युगों में हुआ। विकास के अंतिम चरण में पक्षी और स्तनपायी जीवों का उद्भव हुआ। इन स्तनपायी जीवों में सबसे प्रमुख प्राइमेट या नर वानर थे, जिनके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों और वन मानुषों को शामिल किया जाता है। आगे चलकर इन्हीं से मानव का विकास हुआ। इनसे? प्राइमेट से। तो होमोनिड्स, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी कौन था? होमोनिड्स था। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी, जिन्होंने जियोलॉजी पढ़ी होगी, जूलॉजी पढ़ी होगी, उनको पता होगा, है ना। मानव सदृश प्राणी यानी मनुष्य के समान दिखने वाला प्राणी पहले कौन था? होमोनिड्स थे, जिनकी उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका के जंगलों में प्लिस्टोसीन युग में हुई थी। कहां पर हुई थी? फ्लैशबैक में जाना पड़ता ना बीच बीच में, वरना पिक्चर समझ में नहीं आती। इसलिए मैं बता रहा हूं कि मानव कैसे कैसे हुआ। पहला मानव कहां हुआ? मानव सदृश प्राणी अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगलों में। वो भी किस युग में? प्लिस्टोसीन युग में। ये आधा झुककर चलते थे। इन्हें रामापिथेकस कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? रामापिथेकस। इतना समझ में आ गया? राम का नाम हर जगह है भाई, रामापिथेकस। ठीक। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला वानर मानव था, जो पत्थरों का औजार बनाकर शिकार करता था। मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला वानर मानव था, जिसने पत्थरों का औजार बनाया और शिकार किया। क्लियर हो गया? ठीक। होमो इरेक्टस, जो प्रथम सीधा चलने वाला मानव था। अब मानवों के भी आप प्रकार समझ लीजिए, झुककर कौन चलता था, सीधा कौन चलता था। तो सीधा चलने वाला पहला मानव होमो इरेक्टस। इसको पिथेंकेथ्रोपस मानव भी कहा जाता है। कौन सा? पिथेंकेथ्रोपस मानव भी कहा जाता है। इसे जावा मानव या पीकिंग मानव या सिनाथ्रोपस मानव की संज्ञा भी दी जाती है। जावा मानव, पीकिंग मानव। देखो पीकिंग जो चाइना में, जिसको आज क्या बोलते हैं आप? पेकिंग शहर जो था, पहले राजधानी हुआ करती, चीन की राजधानी। पीकिंग मानव जावा इंडोनेशिया में है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इरियन जाया, ये उसके आइलैंड है। जावा मानव, पीकिंग मानव, सिनाथ्रोपस मानव, पिथेंकेथ्रोपस मानव, होमो इरेक्टस, ये सब एक ही के नाम है। ये सीधा चलने वाला मानव था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका वृहद भौगोलिक वितरण और अग्नि का आविष्कार इसी ने किया। तो अग्नि का आविष्कार किसने किया भाई? होमो इरेक्टस ने किया, या पिथेंकेथ्रोपस ने किया, या जावा मानव ने किया, या पीकिंग मानव ने किया, या सिनाथ्रोपस ने किया। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। साइंस भी पढ़नी पड़ती है यहाँ। समझ में आया? ठीक है। होमो हैबिलस, इसको पहला कारीगर मानव कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले औजार बनाए। तो
औजार बनाने वाला पहला मानव कौन था? होमो हैबिलिस। ये मम्मी के रखे हुए नाम नहीं है, ये मानवों के नाम दिए गए हैं अलग अलग। रामापिथेकस और क्या क्या बोला मैंने आपको, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस। ये कारीगर मानव माना जाता है पहला, जिसने क्या बनाए? औजार बनाए। क्या बनाए? निएंडरथल मानव की मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव के समान थी। यह गर्दन झुकाकर चलता था। इसी ने सर्वप्रथम शव विसर्जन किया था। शव विसर्जन मतलब इसका जो साथी संगी जो भी मरा होगा उसका विसर्जन किया इसने। अब दबाया, जलाया, जो भी किया होगा, बट पहला व्यक्ति कौन था? निएंडरथल मानव। कौन था? निएंडरथल मानव। ठीक है। उसके बाद होमोसेपियन, जो हम हैं, होमोसेपियन सेपियन को आधुनिक मानव या बुद्धिमान मानव यानी प्रज्ञ मानव भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व तक हुई। यह पूर्ण रूप से सीधा चलता था, समूह बनाकर रहता था, शिकार करना और शवों को दफनाना इसकी विशिष्टता थी। होमोसेपियंस का निकटतम पूर्वज क्रो-मैग्नन था। होमोसेपियन का निकटतम पूर्वज क्रो-मैग्नन था। अब आप एक क्वेश्चन ढूंढ के दीजिए मेरे को। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि मस्तिष्क की क्षमता होती है, दरअसल सीसी में नापते हैं। आप ये निकालो कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता कितने सीसी है और क्रो-मैग्नन की मस्तिष्क क्षमता कितने सीसी की थी। तो अब तक के जितने मानव हैं उसमें सबसे ज्यादा क्षमता जो थी वो क्रो-मैग्नन की थी। देखो कितनी है। क्रो-मैग्नन के मस्तिष्क की आकार जो था वो कितने सीसी का था, और आपके मस्तिष्क का आकार कितने सीसी का है? हाँ जी, किसका? क्रो-मैग्नन का 1600 सीसी का था, और हमारा कितना है? हाँ 1400 पक्का। 1350 माना जाता है वैसे। 1350 से 1400 सीसी का माना जाता है हमारा मस्तिष्क। तो यानी किसके मस्तिष्क आकार ही बोलेंगे तो सबसे बड़ा जो मस्तिष्क था वो किसका था? क्रो-मैग्नन का। ये यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसा पूछती है यूपीएससी। समझ में आया? भारत में मानव विकास के अद्यतन प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों के प्लायोसीन युगीन निक्षेपों से प्राप्त हुआ है। उसे भी रामापिथेकस की संज्ञा दी गई है। शिवालिक पहाड़ियों के प्लायोसीन युगीन निक्षेपों में जो मानव विकास हमें दिखाई देता है, जो मानव के अवशेष मिले हैं, उन्हें भी क्या कहा गया है? रामापिथेकस। क्या कहा गया है? अब आप बोलोगे यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो मनुष्य बस समझ लो कि अफ्रीका से निकलते निकलते देश के पूरे विश्व के अनेक देशों तक पहुंच गया, है ना। पूर्वज हमारा अफ्रीका में ही है। वहां का है। सहमत हो भाई जूलॉजी वालों? ठीक है। ऐसे ही एक कुछ और पॉइंट बता दूं कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड का सर्वप्रथम उल्लेख अंग्रेज डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुगूर संज्ञक स्थल से प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की, जो पत्थर से निर्मित छुरे एवं तीर के फलक थे। इन्होंने डॉक्टर प्राइमरोज। प्री हिस्टोरिक पीरियड का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया है वो किसने किया? डॉक्टर प्राइमरोज ने किया 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिला। कर्नाटक में एक नदी दिखेगी आपको, तुंगभद्रा। कौन सी? और एक उधर दिखेगी कृष्णा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के दोआब को बोलते हैं रायचूर दोआब। क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब। आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम एक विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ेंगे। उसी के आसपास हम उससे पहले विजयनगर साम्राज्य से पहले एक बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा है और मुसलमानी साम्राज्य है, और उत्तर में है वो, ऊपर की मतलब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य से ऊपर उसका साम्राज्य है, और नीचे एक हिंदू साम्राज्य है कर्नाटक में, हम्पी जगह पड़ती है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। वहां पर आपको विजयनगर साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य दिखेगा। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कई युगों तक, कई सालों तक, रायचूर दोआब के लिए, क्योंकि फर्टाइल लैंड है। तो वहीं पर मैं उसी के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है रायचूर जिला, उसमें लिंग सुगर संज्ञक स्थल एक जगह पड़ती है, लिंग सुगूर एक जगह है। वहां पे प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की किसने? डॉक्टर प्राइमरोज ने, जो पत्थरों से निर्मित छुरे एवं तीर के फलक थे। छुरा समझते हो? चाकू, छुरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोलते हैं सर्वे को। किसको?
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है। ये तो समूह गांव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। पुरातत्व मतलब पुरा मतलब पुराना, पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंग्रेजों के समय में जो प्रथम महानिदेशक जनरल थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे इनका नाम हम, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ये समझ में आ गया। पापा, जनक मतलब भारतीय पुरातत्व के पापा। कनिंघम ने व्हेन-सांग के यात्रा विवरण को अपना मार्गदर्शक स्वीकार किया। ये अंग्रेज बड़े अद्भुत थे भाई। ये इन्हें किसी ने बताया होगा कि व्हेन-सांग आया था कभी, उसका पूरा पढ़ा उन्होंने। व्हेन-सांग का मैंने बताया भी था, सीयू की क्या लिखा था उसने, उसी किताब का नाम है सीयू की, है ना। चीन से आया वो, कहाँ से आया, चीनी यात्री था, कई साल रहा यहाँ पर, बौद्ध धर्म की तलाश में आया था, घुमा फिरा, बहुत कुछ उसने लिखा अपनी किताब में। उस किताब को पढ़कर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि व्हेन-सांग का यात्रा विवरण ही मेरा मार्गदर्शक है। उसके आधार पर ही मैंने क्या किया है भाई। व्हेन-सांग ने अगर लिख दिया, माना कि यहाँ पर एक शहर था और कनिंघम को नहीं दिखा वहां पर, तो कनिंघम ने कहा गया कहां वो शहर, तो इसका मतलब दब गया, खुदाई करो, पता चला निकला वो शहर पुराना, वहां से अवशेष निकले। समझ में आ रहा है भाई। जैसे माना आपने, अब तो खैर लिखते नहीं है, अब तो आपने रील बना दी, आपने कहा एक धराली नामक स्थान था, यहां पर बहुत सारे क्या थे, एक बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन आपने एक रील बना के छोड़ दी। अब अगला व्यक्ति गया कई सालों बाद, 100 साल बाद गया माना, वहां उसने देखा यहां पर तो कुछ है ही नहीं, यहां पर तो खाली क्या मलबा, मतलब एक वहां पर तब तक और दूसरी सभ्यता क्या हो चुकी होगी, 100 साल बाद लोग भूल जाएंगे उस आपदा को, वहां पर दूसरी सभ्यता आ जाएगी। तो वो बोलेगा पुरानी सभ्यता गई कहाँ, वो मंदिर कहाँ गया। तो अगर खुदाई करेंगे तो नीचे से फिर दोबारा क्या होगा, 50 फीट नीचे मलबे के नीचे वो सभ्यता मिलेगी। समझ में आया। ठीक। भारत को विश्व के प्रागैतिहासिक मानचित्र पर प्रतिष्ठित करने में मार्टिमर व्हीलर का अद्वितीय योगदान है। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत के संपूर्ण प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। भैया इनका मार्टिमर व्हीलर का नाम जरूर याद कर लेना। ये तो ये बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो समाप्त हुई वो आर्यों के आक्रमण से हुई। क्या बोलते हैं, आर्यों ने आक्रमण किया और इंडस वैली सिविलाइजेशन को तहस नहस कर दिया। कौन बोलते हैं, मार्टिमर व्हीलर। ठीक है। और मैंने कहा ये लेखन जो होता है ना पाश्चात्य लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को जस्टिफाई कर, अपने आक्रमण को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि इस देश में जो लोग रहते हैं आर्य, ये भी बाहर से आए और हम भी बाहर से आए हैं। आर्यों ने यहाँ के अनार्यों का क्या किया, मतलब यहाँ संस्कृति का विकास किया, तब संस्कृति आई। अनार्यों की कोई संस्कृति, जबकि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो नगरीय सभ्यता है ना। कुछ इस तरह से लिखा उन्होंने कि आर्य जो है कबीलाई संस्कृति है। फिर वो बोलते हैं कि हम भी बाहर से आए इस देश में, और हम यहाँ पर न्याय का शासन क्या कर रहे हैं, जस्टिस, मतलब हम न्याय से करते हैं शासन। उन्होंने यही तो समझाने का प्रयास किया और यहाँ के लोगों की समझ में भी आ गया। वो तो कुछ बुद्धिजीवी थे जिन्होंने की समझ में आ गया ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं, ये तो सारी वेल्थ ड्रेन, धन का बहिर्गमन कर दिया इन्होंने, हमारे देश की सारी संपत्ति को क्या लूट कर ले गए ये लोग। तब जाके फिर समझ में आया भारतीयों को। चलो जी, 1950 ईस्वी में प्रकाशित स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिक इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अनुशीलन का नवीन मार्ग प्रशस्त किया। ये स्टुअर्ट पिगट बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विशाल साम्राज्य की क्या थी, जुड़वा राजधानियां थी। कौन कहते हैं, उन्हीं की किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब भैया एक ना लिस्ट बनाना शुरू कर दो, जितनी किताबें मैं बता रहा हूं उनको लिखना शुरू कर दो, पताका पर्ची चिपका कर। पताका पर्ची समझते हो क्या, हाँ, चिट लगाकर, हर चैप्टर पर चिट लगाकर कि ये किताब, ये किताब, ये किताब, किताबें अलग, कथन अलग, है ना। ये बनाना, एक छोटी जो वो मिलती है आपकी एक डायरी सी मिलती है, उस पर लिखना शुरू कर दो, उसको बार बार रिवाइज करो। पॉकेट डायरीज जो होती हैं। हु रोट द बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया, आंसर स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण का शुभारंभ सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में
ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूड ने किया। इन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम से प्रथम हैंडेक्स यानी निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किया था। उल्टा पूछेगा कि मद्रास के निकट पल्लवरम से पहला हैंडेक्स कुल्हाड़ी, पहली हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, वो भी निम्न पुरापाषाण कालीन कुल्हाड़ी हैंडेक्स किसने प्राप्त की? आंसर रॉबर्ट ब्रूस फूड ने, रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। इसीलिए क्या बोला जाता है कि भारत में पहला पाषाणकालीन अनुसंधान कार्य करने वाला, रिसर्च कार्य करने वाला जो व्यक्ति था वो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। कुछ और चीजें बताता हूं। वैश्विक संदर्भ में पुरापाषाणिक जो पैलेलिथिक संस्कृतियां थी, अगर मैं कहीं पर बोल रहा हूं कि एवेविबियन संस्कृति, एवेविबियन संस्कृति, या अगर मैं कहीं पर बोल रहा हूं एशुलियन संस्कृति, तो समझ लीजिए निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है वो। टीजीटी जैसे पेपरों में पूछा गया भाई, टीजीटी पीजीटी जो होते हैं पेपर, एवेविबियन संस्कृति या एशुलियन संस्कृति का शब्द का प्रयोग अगर मैं कहीं पर कर रहा हूं, इसका मतलब निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के बारे में बोल रहा हूं। अगर मैं कहीं पर मुस्तूरियन संस्कृति के बारे में बोल रहा हूं तो मैं मध्य पुरापाषाण कालीन के संबंध में बोल रहा हूं। किसके? मध्य पुरापाषाण काल के संबंध में बोल रहा हूं। और अगर मैं कहीं पर मैग्दालियन संस्कृति के बारे में बोल रहा हूं तो मैं उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति के बारे में बोल रहा हूं। अब इसके बाद बता रहा हूं मैं, एच.डी. संकालिया ने 1969 ईस्वी में कश्मीर में लिद्दर नदी, कौन सी नदी? लिद्दर नदी के निकट पहलगाम, ये नाम सुना होगा आपने कई बार, पहलगाम में एक बड़ा फलक और एक अनगढ़ा हैंडेक्स प्राप्त किया। एक बड़ा फलक और एक अनगढ़ा हैंडेक्स प्राप्त किया। 1970 में संकालिया ने पुनः वी जोशी के साथ अनुसंधान करके नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किए। कौन से? वी जोशी के साथ अनुसंधान करके नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किए। अगला है ओल्फ रूफर। इन्होंने 1951 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्र, पंजाब और हिमाचल के आसपास शिवालिक क्षेत्र में सतलज की सहायक सिरसा नदी घाटी में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। हिमाचल में ब्यास बाणगंगा की घाटी में 1955 ईस्वी में बीबी लाल ने चॉपर चापिंग पेबल, पेबल बोलते हैं गोल पत्थर, पेबल किसको बोलते हैं? गोल पत्थर, चॉपर चापिंग पेबल एवं हैंडेक्स प्राप्त किए। शिवालिक क्षेत्र के पिंजौर से सर्वाधिक पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त होते हैं। मिर्जापुर क्षेत्र में टॉस की सहायक बेलन नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण काल के 44 स्थल प्राप्त हुए हैं। यहां से प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में अनुसंधान कार्य किया गया। यहां निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरण और पशुओं के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। जहां पे इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं बता दूंगा अपने आप। अगला पॉइंट है, चौंतरा से मद्रास संस्कृति के हैंडेक्स प्राप्त होते हैं। चौंतरा को उत्तर तथा दक्षिण परंपराओं के मिलन स्थल की संज्ञा से विहित करते हैं। इसे सोहन संस्कृति में घुसपैठ के रूप में भी माना जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन होते हैं ऐसे। चौंतरा एक नाम, जगह का नाम रखना है आपने ये याद रखना है कि मद्रास संस्कृति के हैंडेक्स कहां से प्राप्त हुए हैं? चौंतरा से प्राप्त हुए हैं। साथ में सोहन संस्कृति में एक घुसपैठ के रूप में किस स्थल को माना जाता है? चौंतरा। किसको? अन्य स्थलों में राजस्थान की चंबल घाटी, डिडवाना एवं नांगरी, ये वेरोच नदी के किनारे है। गुजरात में साबरमती घाटी, माही नदी घाटी, सौराष्ट्र के हिरण, भदर और कालूबार, सौराष्ट्र में जगह है ये, हिरण, भदर और कालूबार। उड़ीसा में मयूरभंज, बड़ा इंपॉर्टेंट है मयूरभंज। महाराष्ट्र में भदने, कोरेगांव, नेवासा, नेवासा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कौन सी? नेवासा। बोरी, गोदावरी और प्रावरा घाटी आदि से चॉपर चापिंग पेबल के हैंडेक्स उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनौरा ग्राम से निम्न पुरापाषाण काल का प्रथम मानव कपाल अरुण सोनकिया ने 1982 में प्राप्त। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न पुरापाषाण काल का पहला मानव कपाल किसने प्राप्त किया? अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1982 में प्राप्त किया। कहां से प्राप्त किया? मद्रास, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त किया।
यह भारत में प्राप्त होने वाला मानव अवशेष का सर्वप्रथम साक्ष्य था। इसे होमो इरेक्टस मानव माना जाता था। क्या माना गया है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बारे में बताया था, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछ लिया है, जब कुछ लोगों के जन्म हुए होंगे यहां पर। होमो इरेक्टस। अगला, आंध्र प्रदेश के कुरनूल, नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुरनूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, नलकोंडा, चित्तूर और कडप्पा, कडप्पा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? ये बाहुबली वाला कडप्पा नहीं है, ये जगह का नाम है। कडप्पा ने से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। इतना समझ में आ गया। अब जो मैं अगला जो आपको बताऊंगा वो मध्य पुरापाषाण काल 80,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, यानी मिडिल पैलेलिथिक पीरियड के बारे में बताऊंगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन बता देता हूं मैं कैसे कैसे बनते हैं। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का प्रारंभ किस युग से हुआ? तो प्लिस्टोसीन युग से हुआ। अभी आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कैलेंडर, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, ओलिगोसीन, ओलोसीन, ये सब आएंगे वहां पर, ठीक है। चॉपर, चॉपिंग, पेबल उपकरण मुख्यतः कहां से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी से प्राप्त होते हैं। कहां से? सोहन घाटी से। सर्वप्रथम हैंडेक्स यानी हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण कहां से प्राप्त होते हैं? तो वदमदुरै और अतीरपक्कम से प्राप्त होते हैं। अतीरपक्कम मद्रास के आसपास है ना, वदमदुरै भी मद्रास के आसपास है। तो हैंडेक्स हस्तकुठार यानी हाथ की कुल्हाड़ी, ये वाला संस्कृति जो है, इसके उपकरण कहां से प्राप्त होते हैं? तो वदमदुरै और अतीरपक्कम मद्रास से प्राप्त होते हैं। अगला, निम्न पुरापाषाण काल में उत्तर एवं दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल कौन सा है? तो चौंतरा। मैंने बताया ना अभी चौंतरा पे कि इसे सोहन संस्कृति में घुसपैठ के रूप में भी माना जाता है, यानी दोनों ही संस्कृतियां मिली है निम्न पुरापाषाण काल में, उत्तर और दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल, ठीक है। 1935 ईस्वी में कश्मीर घाटी से सॉल्ट रेंज तक सर्वेक्षण करने वाले जो थे वो कौन थे? डी टेरा। इनके निर्देशन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अभियान दल, कैम्ब्रिज अभियान दल ने डी टेरा के निर्देशन में क्या किया? 1935 में कश्मीर घाटी से लेकर और पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज तक का सर्वेक्षण किया, ढूंढा, खुदाई की, जो भी किया होगा। उच्च पुरापाषाण काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? आंसर लौदा नाला। आईएएस का क्वेश्चन है। मातृ देवी की पूजा किया करते थे वो लोग। किसकी? मातृ देवी की पूजा किया करते थे उच्च पुरापाषाण काल के लोग। तो उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी की बनी हुई एक मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। कहां से? लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। भारत में सर्वप्रथम मानव कपाल का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो हथनौरा एक जगह पड़ती है नर्मदा घाटी में, वहां से प्राप्त होता है। इसको मैप में भी देखना, अगर कहीं पर दिखा रखा है तो मैप में भी देखेगा हथनौरा कहां पर है, ठीक है। अगला, मध्य पुरापाषाण काल का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो एच.डी. सांकलिया ने किया। किसने किया? मध्य पुरापाषाण काल का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? एच.डी. संकालिया ने किया। किस काल के उपकरण को मुस्तूरियन संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? तो मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों को, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों को मुस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। नेवासा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। नेवासा को किस काल का प्रारूप स्थल माना जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल। ये मैं इसलिए बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में देखे होते हैं क्वेश्चन, है ना। तो पूछेगा नेवासा किस प्रकार का स्थल था, प्रारूप स्थल था? आपने बोलना है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल मतलब मिडिल पैलेलिथिक पीरियड। मध्य पुरापाषाण काल मतलब मिडिल पैलेलिथिक पीरियड। फलक संस्कृति की संज्ञा किस काल को प्रदान की गई है? तो मध्य पुरापाषाण काल को। फलक संस्कृति यानी 80,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। अब कल मैं बताऊंगा आपको मध्य पुरापाषाण काल 80,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट, और फिर मध्य पाषाण काल, सॉरी उच्च पुरापाषाण काल यानी अपर पैलेलिथिक पीरियड 35,000 वर्ष पूर्व, फिर मध्य पाषाण काल, ये मीजोलिथिक पीरियड के बारे में बताऊंगा, और कल जहां तक भी हो पाएगा वहां तक, ठीक है। फिर हमने कौन सी पढ़नी है? ताम्र पाषाणिक युग पढ़ना है हमने, ठीक है। ठीक है जी।